नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए अहमदाबाद पहुंचे सीएम धामी का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। मेगा रोड शो का हुआ आयोजन। धामी ने साबरमती रिवर फ्रंट क्षेत्र का भी किया भ्रमण। कृषि मंत्री गणेश जोशी 10 दिवसीय विदेश दौरे से लौटे उत्तराखंड। देहरादून पहुंचने पर स्वागत। कहा, भारत का प्रतिनिधित्व करने का मिला मौका। 165 देशों से विचारों का हुआ आदान प्रदान। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर घमासान। कांग्रेस ने लगाया वक्त पर चुनाव नहीं कराने का आरोप। वहीं बीजेपी ने कहा, परिसीमन को लेकर कामकाज होना बाकी। नकली दवाई के कारोबार पर औषधि नियंत्रण विभाग की छापामारी। 10 दिन में करीब 45 दुकानों पर रेड। कई मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस सस्पेंड। हरिद्वार में नकली दवाई बनाने की फैक्ट्री भी सीज। उत्तराखंड में मनाया जा रहा है सुहाग का त्योहार। धामी सरकार की महिलाओं को सौगात। आज प्रदेश में करवा चौथ का अवकाश। अब खबरें विस्तार से। 2 दिवसीय अहमदाबाद के दौरे पर प्रातःकाल मॉर्निंग वॉक पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साबरमती रिवर फ्रंट क्षेत्र का भ्रमण किया। सुनियोजित रूप से विकसित किया गया ये रिवर फ्रंट गुजरात के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देश विदेश से इस रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को लगभग 20 से ज्यादा पुरस्कार मिल चुके हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर गुजरात के विकास पर उनके विचार और अनुभव को सुना और उन्हें देवभूमि उत्तराखंड आने के लिए भी आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि साबरमती रिवर फ्रंट को बहुआयामी रूप से विकसित करके पर्यटन केंद्र बनाने का भूतपूर्व कार्य गुजरात प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हुआ है। ये फ्रंट इकोलॉजी और इकोनॉमी के लिए अद्भुत समन्वय का प्रतीक है। कृषि मंत्री गणेश जोशी अपने 10 दिवसीय विदेश दौरे से वापस उत्तराखंड लौट चुके हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून लौटने पर कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, जिसकी वजह से 165 देशों के लोगों से विचारों का आदान प्रदान हुआ। उन्होंने बताया कि हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर के क्षेत्र में उन्होंने लोगों से और अधिकारियों से बातचीत की और ऐसे ही मॉडल को धरातल पर उतरने की कोशिश की जाएगी। का चेयरमैन होने के नाते मुझे भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। मैं अपने एमडी और सेक्रेटरी के साथ 3 दिवसीय कॉन्क्लेव कानकुन में, उसके बाद मैं जर्मनी गया। 165 देशों के लोग वहां पर आए थे। विचारों का आदान प्रदान हुआ और वास्तव में हमें सीखने की आवश्यकता है। आज थाईलैंड जैसा छोटा सा देश सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के अंदर और हॉर्टिकल्चर में कोई सबसे आगे है तो थाईलैंड है, फ्लोरिकल्चर में कोई आगे है तो नीदरलैंड है। उनके लोगों से हमने बातचीत की और जो हम वहाँ पर मैं सीख कर आया हूँ, मैं अपने अधिकारियों से बातचीत करके उसको धरातल पर उतारेंगे।
प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी सरकार पर निकाय चुनाव समय पर न कराने का आरोप लगा रही है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का कहना है कि सरकार जानबूझकर निकाय चुनाव कराने में देरी कर रही है। सरकार कर्मचारियों के अधीन हो गई है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पार्टी पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि निकाय चुनाव को 6 महीने से ज्यादा समय के लिए टाला नहीं जा सकता है। ऐसे में कुछ नगर पंचायतें नई बनी है, परिसीमन को लेकर कामकाज होना बाकी है। निकाय चुनाव समय पर कराया जाएगा और निकाय चुनाव में भाजपा की जीत होगी। कांग्रेस ने तो हमेशा समय पर चुनाव कराए हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि उत्तराखंड में जो पंचायत चुनाव आगे जा रहे हैं, ये परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी की असफलता है। जम्मू कश्मीर में लंबे 4-5 साल से भी चुनाव नहीं हुए, ये सब आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में जो है पंचायत चुनाव 6 महीने 8 महीने आगे गए, यहाँ भी जा रहे हैं क्योंकि सरकार अधिकारियों के अधीन हो गई है। इस प्रदेश में सरकार का खाली मुखटा बनकर भारतीय जनता पार्टी के लोग रह गए, लेकिन चला इस अधिकारी रहे, जैसा वो चाह रहे हैं वैसा हो रहे हैं। पहली बात तो मैं कांग्रेस के लोगों पर ये आरोप लगाता हूँ कि जब 60 नगर पालिका नगर निगम हुआ करती थी टोटल संख्या, और किसी प्रकार के नए गठन संभव नहीं थे, तो उन्होंने क्यों नहीं समय पर चुनाव कराए? आज तो 103 की संख्या हो गई है। नगर पालिका की नगर निगम की संख्याएं बढ़ रही हैं। कल ही एक नई नगर पंचायत की घोषित हुआ है। नगर क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। तो नगर क्षेत्र का विस्तार होता है तो सीमांकन भी होता है, वहाँ आरक्षण की चिंता भी करनी पड़ती है, मतदाता सूची नहीं बनती है, इसलिए समय लगता है। वैधानिक व्यवस्था है, 6 महीने ज़्यादा तो कोई रोक नहीं सकता है। तो जब भी चुनाव होगा, हम लोग पहले भी जीते हैं, आगे भी चुनाव जीतेंगे। मंगलौर विधानसभा से 2 बार बसपा विधायक रहे सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद अब यह सीट खाली हो गई है। कुछ समय बाद इस सीट पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा का दावा है कि इस बार मंगलौर की जनता बीजेपी के प्रत्याशी को बहुत वोटों से विजय बनाने वाली है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम मतदाता भी बीजेपी की कार्यशैली से लगातार प्रभावित हो रहे हैं, जिसके चलते भाजपा इस सीट पर विजय हासिल करेगी। बता दें, राज्य गठन के बाद से अब तक बीजेपी इस सीट पर एक बार भी चुनाव नहीं जीत पाई है। अभी तक मंगलौर सीट भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं है, और हमारा प्रयास रहेगा कि इस बार मंगलौर की सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीते, क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ कि लंबे अंतराल के बाद अब मंगलौर की जनता भी विकास को चाहती है और विकास के साथ खड़ी है। प्रदेश में हमारी सरकार है और हम प्रत्याशी भी ऐसा देंगे जो 100% चुनाव को जीतेगा, ये विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है, हम अभी क्योंकि भविष्य में मुझे लगता है लोकसभा चुनाव के साथ ही ये चुनाव होगा, तो अभी से उस विधानसभा में हम अपने कार्यकर्ताओं की रचना बनाते हुए किसको विधानसभा का दायित्व देना है। अभी हमने सांसद महोदय को विधानसभा दी हुई है, और भी गति के साथ विधानसभा भारतीय जनता पार्टी पक्ष में आए, इसके लिए हमारी रचना रहेगी। अक्टूबर 2005 के पहले के कर्मचारियों को पेंशन देने के बारे में सरकार ने बड़ा फैसला किया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि ऐसे अधिकारी कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 2005 के अक्टूबर के पहले हुई थी, उनको इसका लाभ मिलेगा। इस तरह से प्रदेश में लगभग 7,000 कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। मगर सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस पार्टी ने पलटवार किया है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का कहना है कि सरकार को सिर्फ 2005 के अक्टूबर में नियुक्त कर्मचारियों को ही नहीं पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए, बल्कि उसके बाद के जो भी कर्मचारी हैं उनको भी पुरानी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। पुरानी पेंशन की कांग्रेस पार्टी भरपूर समर्थन करती है। सरकार को पुरानी पेंशन की व्यवस्था बहाल करनी चाहिए। देखिए, हमारे प्रदेश के अंदर भी इस प्रकार की मांगे उठ रही थी, और मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिस प्रकार से हरियाणा ने भी इसको पास किया। और हमने भी जो 1 अक्टूबर 2005 से पहले के जो हमारे कर्मचारीगण हैं उनको इसका लाभ मिलेगा, और उनको एक 3 महीने के लिए उनको एक हमने समय अवधि दी है जिसमें वो ऑप्शन अपना देंगे, और उसके बाद हमारे लगभग 7,000 लोगों को इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। अक्टूबर 2005 से पहले के कर्मचारी वो पहले से ही ओल्ड पेंशन का लाभ ले रहे हैं। सरकार इस बात को कहकर अपनी झूठी तारीफ कर रही है। बात वो है कि जो नियुक्तियां
जो विज्ञापन अक्टूबर 2005 से निकला, शिक्षा विभाग का एक बड़ा मामला है जिसमें अक्टूबर 2005 से रिजल्ट भी निकल गया। कुछ जिलों में आचार संहिता होने के कारण, अन्य कारणों से उनको नियुक्ति अक्टूबर 2005 के बाद नवंबर के पहले सप्ताह में या 10-15 दिन बाद दी गई, लेकिन उनका जो रिजल्ट था या जो विज्ञप्ति थी वो पहले निकल चुकी थी। तो उन सब लोगों को पहले से ही सरकार ने पुरानी पेंशन का लाभ देना चाहिए था। सरकार ये सिर्फ अपनी झूठी वाहवाही कर रही है। बीते कई महीनों से जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में डेंगू के चलते दर्जनों मौतों और हजारों मरीज अस्पतालों में भर्ती थे, खासकर राजधानी दूर में स्थिति बेहद खराब देखने को मिल रही थी। लेकिन अब डेंगू पर कुछ राहत भरी खबरें सामने आ रही है। स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि डेंगू पर अब स्थिति नियंत्रण में है और मामले भी कम दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि विनीता शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि मौजूदा समय में नैनीताल जिले में डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य के लिहाज से हमारी पूरी तैयारी है और लगातार हम प्रत्येक जिले में निगरानी बनाए हुए हैं ताकि डेंगू के मामलों पर पूर्णतः अंकुश लगाया जा सके। रहा है डेंगू में, और नैनीताल जिले में अभी भी मैं भ्रमण के लिए गई थी तो वहाँ केसेस थे। देहरादून में लगभग कंट्रोल है। अब मौसम भी फेवरेबल हमारे लिए हो गया है तो आशा है हम 10-15 दिन पे डेंगू पे कंट्रोल पा लेंगे। और इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। करवा चौथ के त्योहार पर महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बात करें लक्सर की तो लक्सर में 3 दिनों से बाजारों में जहां रौनक देखने को मिल रही है तो वहीं सजने संवरने का सिलसिला भी जारी है, जिसको लेकर महिलाओं की ब्यूटी पार्लर में भी भीड़ लगी हुई है। कुछ महिलाएं मेकअप कर रही हैं तो कुछ अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। महिलाएं मेकअप का सामान और कपड़ों की खरीदारी में लगी हुई है। वहीं ब्यूटी पार्लर में भी मेहंदी लगवाने के लिए लाइन लगी हुई है। वहीं ब्यूटी पार्लर में तैयार होने के लिए आई पारुल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि करवा चौथ को लेकर काफी तैयारी चल रही है। मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लर आए हुए हैं। उन्होंने बताया कि करवा चौथ में महिलाएं निर्जला व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करती है और शाम के समय चांद का दीदार करके अपने पति के हाथों से जल पीकर और कुछ खाकर व्रत को पूर्ण करती है। वहीं ब्यूटी पार्लर के रितु ने बताया कि हालांकि इस बार लक्सर क्षेत्र में बाढ़ आने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी लोगों में करवा चौथ के त्योहार को लेकर उमंग कम नहीं है। हमारे इंडिया में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसको लेकर महिलाएं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं और बहुत सारी शॉपिंग और बहुत मेकअप भी करती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। ये पूरा दिन का उपवास करती हैं, अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं। सगरे जो मेकअप है भी बहुत है, सब अपने अपने अनुसार करा रही है। कोई महंगा भी कराती है, कोई सस्ता भी कराती है और काम बहुत अच्छा आ रहा है। जैसे कि देख रहे थे कि बाढ़ भी बहुत ज़्यादातर आई, प्रभावित रहे लोग बाहर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सब एक दूसरे के पीछे बहुत अच्छे से आगे आए। मेरे पार्लर में आप देख सकते हैं, घुमा के एक बार कैमरा, कि काफ़ी भीड़ है। 18 अक्टूबर को राजधानी देहरादून में पकड़ी गई 4 करोड़ की नकली दवाइयों ने पूरे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया, जिसके बाद आनन फानन में औषधि नियंत्रण विभाग ने पिछले 10 दिनों में प्रदेश के दोनों रीजनल गढ़वाल और कुमाऊं में टीमें बनाकर नकली दवाई बनाने वाली फैक्ट्रियों और प्रतिबंधित दवाइयों को खरीदने और बेचने वाले मेडिकल स्टोर पर लगाम लगाने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी की है, जिसमें गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में मंडल के कई मेडिकल स्टोर्स को सस्पेंड किया गया है, जबकि हरिद्वार में एक नकली दवाई बनाने की फैक्ट्री को भी सीज करने के साथ साथ 3 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। गढ़वाल मंडल के वरिष्ठ औषधि नियंत्रक सुधीर कुमार का कहना है कि पिछले 10 दिनों में विभाग की तरफ से लगभग 45 दिनों की ये छापेमारी की गई है। करीब कुमाऊं मंडल में उधम सिंह नगर चंपावत में
छापेमारी कार्रवाई की गई थी और हमने करीब 25 दुकानों में निरीक्षण किया गया, जिसमें कि कमियां पाए जाने पे 15 दुकानों का लाइसेंस भी निलंबित किया गया। साथ ही हमारा फोकस सैंपलिंग पे भी है, जैसा उच्च अधिकारियों ने निर्देश दिया गया था। हमने इस महीने 20 औषधियों का नमूना लिया। जनपद उधम सिंह नगर में 3 दुकानों को हमने मौके पे बंदी कराई। विशेष अभियान के तहत जो है लगभग 10 दिन का जो है प्रोग्राम था, उसमें हमने किया 2 दिन में, और हमने इसमें 45 दुकानें जांच करी हैं, जिसमें से लगभग 16 से 18 दुकानों का हमने सेल परचेज रोका है। 49 दवाइयों के सैंपल लिए गए हैं और हरिद्वार में एक नकली फैक्ट्री जो है, मतलब बिना लाइसेंस की फैक्ट्री दवाई बनाती हुई पकड़ी गई थी, उस पर जो हमने कार्रवाई की है और उसमें लगभग 3 आदमी गिरफ्तार हुए थे, जिनको हमने कोर्ट माननीय न्यायालय में पेश किया था, जिसमें से माननीय न्यायालय द्वारा जो है 1 आदमी की रिमांड देकर के 2 को छोड़ा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा उत्तराखंड राज्य को ड्रग्स फ्री किए जाने की परिकल्पना को साकार करते हुए कोतवाली, डोईवाला और रानी पोखरी पुलिस की टीम के द्वारा एयरपोर्ट तिराहे पर चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान 3 अभियुक्त को स्मैक तस्करों को बेचने के लिए ले जाई जा रही अवैध स्मैक के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके उन पर एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई करके जेल भेजा गया। बता दें, गिरफ्तार अभियुक्त में 2 अभियुक्त दिल्ली के और 1 अभियुक्त उत्तराखंड के उत्तरकाशी का रहने वाला बताया जा रहा है। जैसे कि उत्तराखंड पुलिस का एक बहुत बड़ा मिशन है कि ड्रग फ्री उत्तराखंड करके, और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की भी 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग फ्री करने का उनका लक्ष्य है। तो उसी क्रम में डोईवाला पुलिस भी लगातार जो है, जो लोग ड्रग्स के कारोबार में संलिप्त हैं या जो ड्रग्स का सेवन करते हैं, जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, तो हम लगातार उनके खिलाफ कार्यवाही करते रहते हैं। और इसी क्रम में कल डोईवाला पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जो कि जिनमें से 2 अभियुक्त दिल्ली के थे, जो यहाँ आके खाली ड्रग्स बेचने का और व्यापार करने का काम करते थे। तो उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। उनके कब्जे से काफ़ी मात्रा में स्मैक भी बरामद की गई है। तो और आगे भी इस तरह की जो है, जो लोग इस कारोबार में संलिप्त हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला जोशियान से है, जहां पर एक बूढ़ी मां अपने 35 साल के बेटे को ढूंढने को दर दर भटक रही है, लेकिन पिछले 1 साल से उसके लापता बेटे का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। अब बूढ़ी मां आस लगाए बैठी है कि कब उसका बेटा घर आएगा। आपको बता दें कि जितेंद्र कुमार, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, जो पिछले साल 2022 में लापता हो गया था, जिसके परिजनों ने थाने में भी तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन जिस संबंध में थाने में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया गया था, लेकिन जिसको लेकर पुलिस ने जानकारी दी है और अपील की गई कि अगर किसी व्यक्ति को इसका पता चलता है तो कोतवाली जसपुर थाने को इसकी सूचना दें। गुमशुदगी लगातार चल रही है, इसको ढूंढने का लगभग हर संभव प्रयास किया गया है। जैसे हरिद्वार, देहरादून, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, ये जनपद उधम सिंह नगर के सीमावर्ती जितने भी जनपद हैं, सभी में इसको सुरागरसी, पतारसी और सभी थानों में जो अज्ञात शव मिलते हैं, उनसे भी उनका मिलान किया गया है। इसके अलावा जैसे उसकी जो एक रूटीन वर्क था शनिदान मांगने का, तो हरिद्वार, हर की पैड़ी पे भी उसको जो है ढूंढा गया है, परंतु उसके बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल सकी है। ये जितेंद्र करीब 35 साल का था, दाढ़ी नीचे रखता था, इसकी जो कद काठी थी वो शरीर से थोड़ा पतला और कमज़ोर था, और काफ़ी प्रयास करने के बावजूद ये नहीं मिला है और लगातार इसको ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं। मेरी आप सभी से ये विनम्र निवेदन है, यदि आपको कोई इस बारे में सूचना मिलती है तो आप इसकी सूचना। ज्योति प्रसाद गेरोला, उपाध्यक्ष 20 सूत्रीय कार्यक्रम और कार्यान्वयन समिति उत्तराखंड की अध्यक्षता में मंगलवार को रोशनाबाद स्थित विकास भवन के सभागार में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपाध्यक्ष 20 सूत्रीय कार्यक्रम और कार्यान्वयन समिति की प्रभारी जिलाधिकारी आदि ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इस पर मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि अब तक 5200 स्वयं सहायता समूह का गठन हो चुका है, जिनमें से 3500 का गठन पिछले साल ही किया गया है।
इस सक्रिय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, क्योंकि अगस्त सितंबर के जो हमारे इंडिकेटर्स हैं उसमें हरिद्वार जिले का स्थान थोड़ा नीचे था। उन सब विषयों की समीक्षाओं को लेकर आज हरिद्वार में बैठक रखी गई थी। सभी विभागों के अधिकारी इसमें मौजूद थे और उनसे कारणों को जानने के लिए कि आखिर 30-32 योजनाएं जिसके आधार पर जिले को रैंकिंग मिलती है, उन 30-32 योजनाओं की वर्तमान प्रगति क्या है, उसमें जो रुकावटें आ रही हैं वो आखिर रुकावटें किस कारण से आ रही हैं, इन सारी विषयों में वार्ता हुई है। मुझे लगता है कि जो अगस्त माह के हमारे इंडिकेटर्स दिखा रहे थे उसमें बहुत अच्छा सुधार हरिद्वार ने किया है। देश भर में पॉल्यूशन एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, जिसको देखते हुए भारत सरकार ने वाहनों के स्क्रैप को लेकर पॉलिसी भी तैयार की है। इसके तहत सरकारी विभागों में लगी 15 साल से पुरानी सभी गाड़ियों को स्क्रैप किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसे उत्तराखंड में लागू करने के लिए धामी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। राज्य के सभी विभागों में मौजूद 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों के स्क्रैप किए जाने पर भारत सरकार 50 करोड़ रुपए विशेष केंद्रीय सहायता देगी। भारत सरकार की स्क्रैप पॉलिसी की तरह राज्य सरकार ने भी निजी वाहनों के स्क्रैप पर प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है, जिसके तहत निजी वाहनों के स्क्रैप पर नया वाहन खरीदने पर राज्य सरकार छूट देगी, बल्कि पुरानी बकाया धनराशि को भी माफ किया जाएगा। पंद्रह साल से पुराने सभी व्हीकलों की जो सरकारी हैं खास करके उनकी तो रजिस्ट्रेशन भी ना करने का भारत सरकार ने नोटिफिकेशन कर दिया गया है और इसमें इसको स्टेट ने भी आज माननीय कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया, जिसमें कमर्शियल व्हीकल के ऊपर जो स्क्रैप करा के नया व्हीकल लेगा उसको जो टैक्स देगा, कमर्शियल व्हीकल को 15% की छूट मिलेगी और जो प्राइवेट व्हीकल है उसको 25% और अधिकतम सीमा 50,000 रुपये तक की ये छूट दी जाएगी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।